हाय गुड मॉर्निंग बच्चों, उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज से हम एसएससी जीडी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो ऑनलाइन हमारी क्लासेज आपको जो पैरेलली ये बता रहे हैं चालू करेंगे आज से, ये तो चलेगी। साथ में ऑफलाइन की क्लासेज में आ, आपके मेहपुरा में सिनेमा हॉल जो होता है उसी के ऊपर अपना ऑफलाइन क्लासेस चलेगी। जिन बच्चों को अगर ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करनी हो तो कृपया वो जल्द से जल्द क्लास अटेंड कर सकता है। और ऑनलाइन क्लासेस जो चलेंगी आपकी प्रॉपरली, जो हमने पीवाई क्वेश्चन कुछ एसएसजीडी के लिए हैं जो रीजनिंग के हैं, जिसमें हमारा सबसे उसमें टिपिकल जो टॉपिक है मैथ है। जैसे आपका जीके हुआ, करंट अफेयर हुआ, थोड़ा सा वो आपको पढ़ सकते हैं, आप उसको याद कर सकते हैं। अगर डेली आप देखते हैं अखबार, न्यूज़, जो भी चीज़ देख रहे हैं उसमें तो आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन आपके रीजनिंग की जो चीज़ें हैं उसको आप थोड़ा सा मैथमेटिकल होने का थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। इसलिए उस क्लास को हमने चाहा कि ऑनलाइन भी चलाएंगे कुछ चीज़ें, और कुछ क्वेश्चन जो आपको इसमें दिए गए हैं, 2-4 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। और साथ में कुछ 3 क्वेश्चन यहाँ पर है, कुछ क्वेश्चन और राइट करूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा। तो ये सब पीवाई क्वेश्चन पहले के आए हुए हैं, सबके सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं, सबके सब। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। रीजनिंग बहुत आसान है, थोड़ा सा आप मेहनत कर देंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एसएसजीडी जो होती है हाई स्कूल बेस होती है, तो सभी लगभग हर बच्चों की चॉइस होती है एसएसजीडी में जाएं और अच्छा से अच्छा करेंगे। उसके लिए आपको कम से कम गाइडलाइन का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आएंगे, आपको टोटली आपके 80 क्वेश्चन होंगे, हर टॉपिक से अलग अलग दिया जाएगा आपको। और उसमें पहले 100 क्वेश्चन आते थे, अब 80 क्वेश्चन आ गए, टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे। 4 पार्ट है, 4 भाग में डिवाइड किया गया आपका है। तो जो सबसे टफ जो टॉपिक है आपकी रीजनिंग होती है, उसको रीजनिंग को ही मैंने आपको कवर करने के लिए क्लास से स्टार्ट किया जा रहा हूँ। तो जिन बच्चों को ज़रूरत है वो आप ऑनलाइन भी हमारा देख सकते हैं क्लासें, लेकिन ऑफलाइन में आपको बेसिकली स्क्रैच लेवल से पढ़ाई जाएगी। कहने का मतलब बहुत बेसिक लेवल बताया जाएगा, हर टॉपिक को टच किया जाएगा, क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा कि अगर ये आता है तो क्वेश्चन कैसे आता है, किस तरह से होता है, उसका लेवल क्या है। तो आपको बेसिक से उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो ऑफलाइन क्लासेज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप, हमारा जो नंबर है 9650361326, या इसके अलावा 9919141491, ये मेरे 2 नंबर हैं। ये दोनों आपके व्हाट्सएप नंबर हैं। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी होती है तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं, उनको हैं। और ये हमारे हिसाब से ऑफलाइन क्लासेस नवंबर के लास्ट, नवंबर के स्टार्ट में, नवंबर दिसंबर, हाँ दिसंबर के लास्ट में हमारी ये ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी बेसिकली, क्योंकि हमारा जैसा 27 से 28 से आपका एसएसजीडी का शायद फार्म में फिलअप स्टार्ट किया जाए, तो उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। तो क्लासेज हमारा मान चलिए कि या तो नवंबर के लास्ट से या दिसंबर का आपका फर्स्ट से स्टार्ट की जाएगी। तो कृपया जिनको भी संपर्क करना है इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और उसका थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाता है और कैसे लगाया जाता है। जैसे यहाँ पूछा है कि यदि ड्राइवर को कोड में हम 12 लिखते हैं, वॉक इन आउट को 18 लिखते हैं, एक्सीडेंट को 16 लिखते हैं, तो कार को क्या लिखेंगे। तो उसमें कह रहा है कि इतने नंबर हैं आपको, उसमें से आपको
देख कर बताइए कि क्या उसका आंसर होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ये जो कि रीजनिंग का है तो वो लोग डिकोड करने के रूल के चक्कर में वो कभी ए का जो नंबरिंग होता है कि ए का 1 बी पर 2 होता है उसके बिहेव पकड़ते हैं। नहीं, बहुत थोड़ा सा आप उतना डीपली ना जा करके थोड़ा सा अंदर सोचिए कि अगर इसमें नंबर कितने हैं अल्फ़ाबेट के, तो ड्राइवर में देखेंगे तो ड्राइवर 1 2 3 4 5 6 नंबर है और ये 12 है, यानी कि उसका 2 टाइम्स है, 2 गुना। तो 6 का 2 गुना होता है 12। उसी तरह वॉक इन आउट में अगर देखा जाए करेक्टर कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का ये 2 टाइम्स है यानी कि 2 गुना है 18, यानी कि ये दोनों वैल्यू 18 है तो 100% एक्सीडेंट भी आपका दूना ही होगा। अगर चेक करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का ये 2 गुना है। तो ये 1 2 3 कार है तो ये कार का भी 2 गुना होगा। तो ये 3 का 2 गुना कितना होता है, 6 होता है। बस इसका बस नहीं राइट आंसर है, तो ज़्यादा डिस्कस करने की कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा आप बेसिक समझ, लेकिन जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो बहुत थोड़ा सा थ्योरेटिकल बताऊंगा कि कैसे इसको समझा जाता है। तो हर टाइप क्वेश्चन आपका होगा। जैसे अगले दी गई है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगी। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि 5 6 7 8 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 14 है। करा कि अगला नंबर क्या होगा। तो थोड़ा तो देखो इसके बीच में डिफरेंस कितना है 1 का, इसके बीच में डिफरेंस 1 का है, इसके बीच में डिफरेंस 1 का है, इसके बीच में डिफरेंस 2 का है, इसके बीच में डिफरेंस आपका 1 का है, इसके बीच में डिफरेंस आपका कितना हुआ 3 का है। तो इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन रहा है कि इसको बताया जा सके कि इसमें ये होता है। तो जब कभी भी आपको ऐसे लगे कि सिस्टम ना बन रहा है तो आप एक नंबर छोड़ कर लगाया करिए रूल, एक नंबर लेफ्ट करिए। जैसे 5 का 2 से, 5 का 7 से, फिर 7 का 10 से 3 और 10 का 14 से, तो ये क्या होगा 4 डिफरेंस है। तो 2 3 4। लेकिन हमारा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर नहीं पहुंचा तो हम दूसरा स्टेज ऊपर से देखेंगे, इनके बीच में 2 का, इनके बीच में 3 का। तो 100% पहले नीचे 2 का 3, 3 का फिर 4 हुआ, तो 3 का 2, 2 का 3 होगा। तो आपका हमेशा इसका जो नंबर आएगा उसमें 100% 4 का अंतर होगा और 11 में 4 जोड़ेंगे 15 होगा। आपका राइट आंसर ये। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको देखने में लगता नहीं है कि आप सीरियल वाइज बनाना चालू कर देते, नहीं, थोड़ा सा उसका हट कर भी देखा करिए, क्यू करके देखा करिए, स्क्वायर करके देखा करिए। तो अगर डिफरेंस 1 का है तो आप अल्टरनेटिव चॉइस करके देख लीजिए, कोई नियम कानून बन रहा है, क्योंकि इसमें लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, जो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगला देख लीजिए, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि 16 का अगर संबंध 64 से है तो 11 का संबंध किससे होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये संख्या का अगर कोई रिलेशन बनाते हैं, जैसे आपका 10 का 10 में 6 में 10 का मल्टीपल करें प्लस 4 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 64। अर्थात इस रूल के हिसाब से अगर मैं इसको करता हूँ तो 11 में 10 का मल्टीपल करें प्लस 4 जोड़ दें तो ये 110 और ये 114 होगा। तो 114 इस ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब ये रूल पहले तो गलत है कि आपने जो रूल लगाया है ये रूल तो है ही नहीं इसके अंदर से। लेकिन थोड़ा सा ये भी सोचा करिए कि 16 से 64 बन गया। आप थोड़ा सा केयर करिए कि 64 किसी का स्क्वायर है और इसमें भी कम से कम 3 संख्याएं जो स्क्वायर है, तो 100% की इसका भी कोई ना कोई स्क्वायर होगा। लेकिन ये जो है 8 का स्क्वायर है, इसका मतलब 6 में 2 जोड़कर 8 बनाया गया है। अगर 60 में 2 जोड़ा है तो 8 है, 8 का ये स्क्वायर है, तो 11 में 2 जोड़िए 13 होगा और 13 का स्क्वायर कितना होगा
169, दिस इज राइट आंसर। जैसे 60 में हमने 2 जोड़ा और वो हो गया 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और इसी तरह 11 में हम 2 जोड़ेंगे वो होगा 13, और 13 का स्क्वायर होगा 169, दिस इज राइट आंसर ऑफ ए। तो सवाल बहुत टफ नहीं है, आपको समझने की बात है। तो जो बेसिक फंडे हैं आपको यहाँ पर तो समझाया जाएगा, साथ साथ में अदर चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन की जाएगी। तो इनके साथ साथ क्वेश्चन को देखा जाएगा और समझा जाएगा। ऑफलाइन में ये फ़ायदा होगा आपको कि क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा और अधिक से अधिक एक टॉपिक से क्वेश्चन को, एक टॉपिक के क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 1 फरवरी 2010 को सोमवार हो तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन था। इस टाइप के सवाल में थोड़ा सा बस ये देखना है कि इसमें सन देखिए सेम हो, दो केसेस जुड़ते हैं। कभी कभी आपका मंथ और डे सेम होता है, सन चेंज होता है, और कहीं कहीं सन सेम होता है, मंथ चेंज होता है, और कहीं कहीं मंथ और डे और सन तीनों चेंज होते हैं। और तो इसकी भी है पर क्वेश्चन कहा जाता है। तो सिंपली बात है कि इस टाइप के सॉल्व में अगर ये 10 है तो कोई बात नहीं, 1 ईयर्स के अंदर में है। तो आपको 1 फरवरी से 5 मार्च के में आपको कह रहा है कि 1 फरवरी 2010 को सोमवार था, यानी 1 फरवरी को 2010 को सोमवार था। तो 5 मार्च को क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा 1 फरवरी को 2000 सोमवार था। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष का मतलब होता है अगर एक साधारण वर्ष है तो उसमें आपका डे की संख्या एक बढ़ती और एक घटती है। तो उस हिसाब से एक ईयर्स बढ़ जाता है और एक ईयर्स घट जाता है। तो साधारण वर्ष होता है 365 दिन का, और एक जो लीप ईयर्स होता है, लीप ईयर्स वर्ष होता है आपका 366 दिन में। तो ये डिफरेंस होता है, और इसका अगर ईयर्स के हिसाब से देखा जाए तो बार बार ये चेंज हो जाता है। तो साधारण वर्ष लीप ईयर्स में यही थोड़ा सा अंतर होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो 2010 जो है आपका साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में जो फरवरी का मंथ होता है वो 28 दिन का होता है। आपको जानने की इसलिए जरूरत थी कि फरवरी का महीना है तो फरवरी 28 की भी होती है और 29 की भी होती है। तो फरवरी आपकी बेसिकली साधारण वर्ष में 28 की होती है, जब ये लीप वर्ष होता तो 29 की। सबसे बात है कि ये लीप ईयर्स कैसे किया जाता है। तो जो सम होता है, जैसे 2010 दिया है और इसको हम 4 से डिवाइड करें तो 1 बार जाएगा, ये क्रॉस को अगर नहीं कटेगा तो आपको एक 0 बार ले जाएंगे, 10 हो जाएगा। 2 बार जाएगा तो 8 होगा, और ये कटेगा नहीं, अर्थात इतने ईयर्स प्लस आपका 2 डे बचेगा। तो इतना आपको पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसमें आपको एक कट इतनी बार एक चला जाए। तो आपको 2 रिमाइंडर हो गया, इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका लीप ईयर्स नहीं है। लीप ईयर्स में हमेशा 4 से डिवाइड करने पर प्रॉपर कट जाती है, पूरा का पूरा कट जाता है। तो ये लीप ईयर्स नहीं है पहली बात। तो ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में सिंपली आप कुछ नहीं करना है, आपको चेक करना है साधारण वर्ष है या नहीं है। दूसरी चीज चेक करने का एक और फंडा होता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं इसको 4 से चेक करिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से कटता है और डिवाइड होता है, डिवाइड वही होता है जो इसके 2, कोई वर्ष अगर पूरा को देखा जाए, कोई संख्या अगर पूरा डिवाइड 4 से है तो उसके लास्ट के 2 अंक देख लीजिए, ये 4 से डिवाइड ही नहीं होगा, इसलिए लीप ईयर्स तो नहीं है। तो लीप ईयर्स नहीं है तो इसमें फरवरी कितना होगा 28 दिन का। 1 फरवरी को सोमवार है तो 1 इसमें माइनस करके कितना हो जाएगा 27 दिन। तो आपके ये हो गए।
प्लस 5 मार्च को कर कौन सा दिन है, तो 27 में अगर 5 आप जोड़ दोगे तो ये 7 5 12, ये 32 हो जाएगा। और 32 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक क्या हो जाएगा 28, और ये गया 4, और ये क्रॉस हो जाएगा 4 बचेगा। और इस सोमवार में, ये आपका सोमवार है, इसमें 4 जोड़ दीजिएगा। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो कुछ नहीं करना है, अगर आपका सन सेम है तो दिनों की संख्या को गिनिए, 4 7 से डिवाइड करिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा इसमें यही चीज है, इसमें और कुछ है नहीं। यहाँ पर मैंने 1 फरवरी 5 मार्च की बात किया है, सन सेम थे तो मैंने 1 फरवरी और 5 मार्च के बीच में दिनों की संख्या थे। 5 मार्च 5 दिन तो यही हो गए, फरवरी में 27 दिन वो, क्योंकि 1 फरवरी को सोमवार है ही है, तो सोमवार को हम छोड़ देंगे, तो हमारा क्या बच गया 27 दिन। 27 में 5 जोड़ दिए, हो गया 32, 32 में 7 से डिवाइड किए तो जाएगा 4 बार 28। हम रिमाइंडर क्या, जो रिमाइंडर बचता है ना, हम उसी को सोमवार में प्लस करके जोड़ देते हैं। तो सोमवार में अगर प्लस जोड़ के देंगे तो सोमवार, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो शुक्रवार आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको पेपर में अधिक से अधिक पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी बहनें हैं, डी की माता ए है, बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है। ए का पति जी है, पति लिखा है, ए का पति जी हो तो सी का डी से क्या संबंध है। मौसी का, मौसेसरी बहन का, भांजी का, साली का। ध्यान दीजिएगा, मैं इसके लिए एक सिंपल सा चीजें बता रहा हूं कि अपने से ऊपर की पीढ़ी को ऊपर करेंगे, अपने से नीचे की पीढ़ी को नीचे करेंगे, तो इसमें लगभग आपके ऊपर एक नीचे एक, 3 जनरेशन आपके हो जाएगी। उससे अगर बड़े हैं तो उनके ऊपर, और उनसे जो नीचे है तो उनके नीचे। तो और दूसरी चीज, मेल के होगा तो उस पर हम प्लस का यूज करेंगे, फीमेल होगा तो उस पर माइनस का यूज करेंगे। माइनस माने फीमेल है और प्लस का मतलब मेल है। तो जैसे जैसे कहा था हम वैसे से करते जा रहे हैं। कहना ए और बी बहनें हैं, तो ए और बी सेम जनरेशन की हैं, तो बहनें हैं तो माइनस होगा। डी की माता ए है, डी की माता ए है, डी की जो माता है ए है, तो यहां ऊपर चला गया, डी की माता ए है। डी के बारे में बताया नहीं गया है कि डी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम डी के बारे में कुछ नहीं कहें, बस डी की माता ए लिखा है। और बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री है जो सी है, बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है। एफ से मतलब जब ये पुत्री है तो ये पति होगा, तो मेल होगा, तो मेल को प्लस कर देंगे, ठीक। एक ही पुत्री जी हो तो सी का डी से क्या संबंध है, सी का डी से क्या संबंध है। ध्यान दीजिएगा, डी की मात्रा ए है तो सी का डी से क्या संबंध है, इस सी का डी से क्या संबंध होगा। तो ध्यान दीजिएगा, डी की ये माता है, डी की ये माता है, माता की बहन मौसी होती है, और मौसी की जो बहन होती है मौसेसरी बहन होती है। ध्यान दीजिएगा, डी का सी से क्या संबंध है, यानी कि सी का डी से क्या संबंध, दोनों बात एक ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि डी की माता ए है और ए की बहन बी है, तो डी की ये मौसी लगेगी, और मौसी की जो लड़की होगी मौसेरी
बहन कहलाएगी। तो ऑप्शन आपका सेकेंड सही होगा। तो कहने का मतलब जैसे स्टेज का था आप ऐसे ऐसे चलते जाइए, और कुछ नहीं। इसमें सवाल मैंने कहा कि पहले बहन थी, दोनों सेम जनरेशन की थी, तो दोनों निगेटिव रखें क्योंकि दोनों लेडीज हैं। अगली बार कहा है कि डी की माता ए हो, तो डी की अगर माता ए हो तो इसका मतलब इसके नीचे जो इसका लड़का है या लड़की है उसको नीचे कर देंगे। फिर कहा है कि बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री सी है यानी कि लड़की है, और बी खुद एक लेडीज है, तो पुत्री है तो नीचे आ जाएगी, और ये पुत्री है तो माइनस चिन्ह लग जाएगा साथ साथ में। और वो एफ से विवाहित है, मतलब एफ उसका हस्बैंड है। तो ए का पति जी है, और ध्यान दीजिए ए का पति, ए का जो पति जी है, मतलब ये भी ध्यान दीजिएगा पति है लेकिन मेल होगा। तो सी और डी में संबंध क्या होगा, सी का डी से संबंध क्या, सिंपल सी बात है, डी ए का माता है, डी की माता ए है, ए की बी है, मौसी होगी, मौसी की जो लड़की होती है मौसेरी बहन कहलाता है। ये आपका राइट आंसर होगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि P Q से छोटा है परंतु T से लंबा है, R सबसे लंबा है, तथा S Q से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं, तो ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है। ऊंचाई से घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है। तो देखिए दो टाइप से सवाल लगाते हैं लोग, कुछ लोग चेन बड़ा और छोटे का भी यूज करते हैं, तो बड़ा है छोटा है, तो हम सिंपल से बता रहे हैं कि इसमें आप कुछ यूज मत करिए। आप सिंपल समझिए कि जो बड़ा होगा वो ऊपर होगा, जो छोटा होगा वो नीचे होगा, बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करिए। जो उससे बड़ा होगा तो और ऊपर होगा, जो उससे छोटा होगा तो नीचे वाले से भी छोटा होगा, तो इसी क्रम में सजाना बस है आपको। तो P Q से छोटा है, Q से छोटा है तो Q ऊपर होगा, P नीचे होगा, परंतु T से लंबा है, P जो है Q से छोटा है लेकिन T से लंबा है, यानी T इससे छोटा होगा। R सबसे लंबा है, R सबसे लंबा है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, अब इसके ऊपर बड़ा कोई नहीं होगा। तथा यस Q से छोटा है, यस Q से छोटा है, अब यस जो है Q से छोटा है यानी कि इसके नीचे होगा, यहाँ पर मतलब यस स्टेज पर, इस स्टेज पर होगा, Q से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, मतलब उससे छोटा नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। Q से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, तो परंतु सबसे छोटा नहीं, तो ऊंचाई के घटते क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है, तो अंतिम से दूसरा आपका क्या है, P है, ये T है, ये P है, तो ये आपका क्या आंसर होगा, राइट आंसर C होगा। तो ये चीज है थोड़ा सा देखने का है कि आप बस ऊपर नीचे लिखते जाइएगा और आसानी से इसका उत्तर है। तो लिख दिया कि Q से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब ही P से बड़ा ही होगा। और अगर देखा जाए तो इसके आंसर यस भी हो सकता है, लेकिन आपका P राइट आंसर होगा क्योंकि T के बाद P है और P के बाद T, तो ये आपका राइट आंसर है। तो आंसर क्या होगा आपका P। तो ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, तो ये सीधे क्वेश्चन है आपके प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं ना कहीं, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो SSC GD के क्वेश्चन है, हमने इसको पिछले पेपरों से उठाया हुआ है क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके इसी तरह आएंगे, और जो भी आपका क्वेरी होगा इसको जरूर बताइएगा, और अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुटे, और जो चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपको ऐसे वीडियो बराबर लाते रहें, और अधिक से अधिक आप लोग ज्वाइन करिए, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप आगे बढ़ें और SSC GD में आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू।